हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी मीडियम का एक नया चैनल है ये, जिसमें हम कक्षा 11 के बारे में देखेंगे यहाँ पे सारी वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं शुरू कर रहा हूँ अध्याय 1, कक्षा 11 की गणित जो है उसका अध्याय 1, जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेट से। तो मतलब जो ये सेट है इसका हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि समुच्चय कहते किसको हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, यानी कि ए सेट, सेट मतलब समुच्चय। ठीक है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि जो समुच्चय होता है या सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड यानी सुप्रभाषित कलेक्शन यानी कि संग्रह होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि वस्तुओं का। ठीक, अब यहाँ पे आप वस्तुएं किसको बोल रहे हो या ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हो? कोई भी चीज जो आप इकट्ठा कर रहे हो उसको आप ऑब्जेक्ट या वस्तु बोलोगे। मान लो आप संख्याओं को इकट्ठा कर रहे हो तो हर संख्या एक वस्तु की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, आप मान लो दिनों के नाम की बात कर रहे हो तो हर एक दिन का नाम एक वस्तु की तरह आप देखोगे वहाँ पे। महीनों के नाम का संग्रह बना रहे हो तो महीनों के नाम को आप एक वस्तु की तरह देखोगे। मतलब यहाँ पे वस्तु बोलो ऑब्जेक्ट बोलो, उसका मतलब है कि आप जिस चीज को भी संग्रहित कर रहे हो इकट्ठा कर रहे हो उसको आप वस्तु बोलोगे। दूसरी बात यहाँ पे समझनी जरूरी है कि भाई सुप्रभाषित या फिर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। क्योंकि देखो इस डेफिनेशन में ये जो सुप्रभाषित है ना, यही सबसे मेन है। अगर आपको ये समझ में आता है तभी आप समझ पाओगे समुच्चय को। देखो सुप्रभाषित या वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये है साहब कि आप जिन भी वस्तुओं का संग्रह कर रहे हो उनको किसी आधार पे तो संग्रह कर रहे होगे ना। जैसे मैंने कहा कि मैं महीनों के नाम का एक संग्रह बनाऊंगा, तो मैं महीनों के नाम में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ही तो लिखूंगा। वहां पर शेर कुत्ता बिल्ली थोड़ी लिखने लग जाऊंगा। समझ में आ रही बात? मतलब जब आप संग्रह बनाओगे तो कुछ तो डिसाइड करोगे किस चीज का संग्रह बनाना है। मतलब उसकी कुछ परिभाषा होगी ना कि दिनों के नाम का बनाना है, महीनों के नाम का बनाना है, संख्याओं का बनाना है, संख्याओं में भी कौन सी संख्या है ना, तो परिभाषित करोगे। लेकिन आपकी परिभाषा सुपरिभाषित होनी चाहिए, सिर्फ परिभाषित नहीं करना है, वो सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि जिस भी आधार को आपने सेलेक्ट किया है कि भाई इस आधार पे मैं ये चीजें सेलेक्ट कर रहा हूं, वो चीजें सबके लिए सेम रहें। ऐसा ना हो कि वो डेफिनेशन तो सेम दिखे लेकिन अगर अलग अलग लोगों के सामने वो चीज़ रखी जाए तो वो लोग अलग अलग चीज़ों को सेलेक्ट कर लें। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि आपने कहा, ध्यान से सुनना, ये उदाहरण जो मैं देने वाला हूँ बहुत ध्यान सुनना। आपने कहा कि चलो एक समुच्चय बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे ए, और ए के अंदर इसकी आपने परिभाषा क्या रखी कि भाई ए के अंदर पहली 3 प्राकृत संख्याएं आएंगी, यानी कि पहले 3 नेचुरल नंबर। तो चाहे आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा भैया पहले 3 नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 और 3। आप अपने पड़ोसी से पूछो वो भी कहेगा 1 2 और 3। आप खुद भी देख लो, आपको भी पता है कि यही 3 आएंगे, है ना। अब कोई तीसरा बंदा जिससे आपने पूछा, जिसको नहीं पता है कि ये क्या होते हैं, उसने जैसे ही 4 लिख दिया इसमें, मान लो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो गलत है। तो मतलब ये वेल डिफाइंड है कि आपको पता है कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो रहे, है ना। आपको पता है कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन सोचो सोचो कि अगर मैं एक और दूसरा समुच्चय बनाने की कोशिश करूं बी, अब बताओ कि ये समुच्चय बना कि नहीं। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे मुझे 3 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मतलब ये समुच्चय नहीं है ना, पहले वाला समुच्चय है लेकिन ये वाला समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा भाई 3 सबसे ज्यादा खतरनाक जानवरों के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पे अलग अलग लोगों को अलग अलग जानवर खतरनाक लगते होंगे और आप उन्हें गलत भी नहीं कह सकते, है ना। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो हो सकता है कि मैं इंसान हूं तो मुझे शेर खतरनाक लगता हो, भालू खतरनाक लगता हो, चीता खतरनाक लगता हो, तो मैं ये 3 नाम लिख दूंगा। लेकिन खुद सोचो कि अगर किसी चूहे से पूछा जाए कि भाई सबसे खतरनाक जानवरों के नाम लिख दो, तो सबसे पहले वो बिल्ली लिखेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप बिल्ली नहीं लिखोगे, आपको बिल्ली खतरनाक नहीं लगती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अलग अलग लोगों से पूछ रहे हो ना, तो वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं और आप उनको गलत भी नहीं कह पा रहे। क्यों भाई? अगर चूहे ने बिल्ली लिख दी, चूहे ने लिखा यहाँ पे कैट, मान लो चूहा पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो क्या आप उसको गलत बोलोगे? नहीं यार, उसके लिए तो कैट ही सबसे खतरनाक होती है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो हो सकता है आप कैट ना लिखो, आप कुछ और लिखो। अब दोनों ही लोग गलत नहीं हो, है ना। लेकिन यहाँ पर ये समुच्चय नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों से जब पूछा जा रहा है
तो उनके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग चीजें मिल रही हैं। कोई शेर, बाघ, सांप लिख रहा है, कोई चूहा, बिल्ली या कुछ और लिख रहा है। तो यहाँ पर ये समुच्चय नहीं होगा जब हम सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवरों की बात करें। इसी तरह से सोचो, अगर मैं कहूँ कि सबसे 3 अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी, जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेट खिलाड़ी हो मान लो, तो हो सकता है कोई धोनी का नाम लिखे, कोई विराट कोहली लिखे, कोई रोहित शर्मा लिखे, 3 नाम वो ये लिख दे। हो सकता है किसी दूसरे बंदे से पूछें तो कहे नहीं यार, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तो AB डिविलियर है, फिर क्रिस गेल है, ठीक है ना, और तीसरा नाम मान लो अपनी पसंद का वो किसी और का लिख देता है, मान लो कहता है सचिन तेंदुलकर है। तो मतलब यहाँ पे आप उनको गलत थोड़ी बोल पाओगे यार, भाई उनके हिसाब से वो उनको पसंद करते हैं तो उनको ही लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब भी हम कहते हैं ना कि भाई सबसे पसंदीदा खिलाड़ी, सबसे महान खिलाड़ी, सबसे खतरनाक जानवर, ऐसी चीज़ों में अपवाद रहता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें महान होंगी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खिलाड़ी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जानवर सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो जब कुछ ऐसा पूछे जाए ना तो आप समझ जाना कि वह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ बन जा रही है। तो अब समझ में आ गया सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड का मतलब। चलो इसी बात पे एक छोटी सी एक्सरसाइज, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है तो इसको आजमा लेते हैं भैया कितना समझ में आया आपको। अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर सही सही समझ में आ रहे हैं तो समझ लो कि आपको समझ में आ चुका है कि समुच्चय क्या है। नहीं आया है तो थोड़ी और मेहनत से समझो यार। चलो समझते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला ए पार्ट में, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य कीजिए, मतलब कारण बताओ भाई तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आप उन सभी नामों को इकट्ठा करो जो दिनों के नाम है, यानी सप्ताह के सभी दिनों का संग्रह, तो यार ये तो सिंपल सा वेल डिफाइंड है ना, ये तो सुपरिभाषित है कि कौन सा दिन होगा कौन सा नहीं होगा, इसमें क्या कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, भाई दुनिया में कोई भी यही लिखेगा, है ना। अब यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई यहाँ ये नहीं कह सकता कि मुझे तो सोमवार अच्छा नहीं लगता तो मैं सोमवार नहीं लिखूंगा, है ना, सोमवार की जगह मैं जनवरी लिख दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा यार, जनवरी दिन का नाम थोड़ी, है ना। तो मतलब यहाँ पर तो सबके लिए ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है कि यहाँ पे मैं क्लियर पता लग रहा है कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ लिखना है, क्या चीज़ नहीं लिखना है। तो ये जो पार्ट ए है ना, ये समुच्चय है, ठीक है, ये है। अच्छा, अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी में मैं बोलूं कि भैया सबसे होशियार छात्रों का एक समूह बना लो, तो क्या आप इसको समुच्चय बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि हो सकता है आपको जो समझदार लगता हो, आपको जो होशियार लगता हो, किसी दूसरे को ना लगता हो। आपने मान लो मैंने 4 बच्चों के नाम बोले थे सबसे होशियार, आपने जो 4 बच्चों के नाम लिखे वो मुझे ही पसंद नहीं आए, है ना। या फिर किसी तीसरे बच्चे से पूछूं तो वो अलग 4 बच्चों के नाम ला रहा है ना। तो मतलब हो क्या रहा है कि सबसे होशियार कैसे डिसाइड करोगे यार, वो तो अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये समुच्चय नहीं है। क्लियर हो रही ना बात। वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित का अभी मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, इसलिए मैंने प्रश्न को रख दिया, क्योंकि यार अपन तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। पूरी क्लास 11 में आपको पढ़ाऊंगा और आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, जैसे क्लास 10th में नहीं आई थी, क्लास 11th में भी नहीं आएगी, जैसे मैंने आपसे वादा किया था। तो कहीं भी टेंशन मत लेना, ठीक है। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में क्या है कि भाई 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का संग्रह। यार अब मुझे एक बात बताओ, 1 से देखो जो सेट होता है ना उसको इस कर्ली ब्रेसिस में लिखते हैं, ठीक है, इसमें। तो ये 1 से 10 तक की सभी विषम कौन कौन होगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सब हो गया ना। अब इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा, चाहे आप मुझसे पूछो या खुद आप लिखो या किसी तीसरे से पूछो, जिसको भी विषम संख्याओं का ज्ञान है वो यही कहेगा यार 1 से 10 तक में यही आएंगी। आ रही ना बात समझ में। तो मतलब क्या कि ये एक सुप्रभाषित संग्रह है, तो इसको हम बोलेंगे सेट है यानी समुच्चय है। अच्छा, अगला सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों का समूह बता दो भैया। अब आप कहोगे यार मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है, आपका दोस्त कहेगा नहीं गुलाब जामुन नहीं बर्फी पसंद है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन अलग अलग लोग हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो मतलब ये सुप्रभाषित सेट, मतलब सेट नहीं बनेगा, सुप्रभाषित, ठीक है, संग्रह नहीं है, तो सेट या समुच्चय नहीं बनेगा ये। अगला है सबसे सुंदर फूलों का संग्रह। अब हो सकता है सबसे सुंदर फूल हमें आपको गुलाब अच्छा लगता हो, गेंदा अच्छा लगता हो, चमेली अच्छा लगता हो, किसी दूसरे को कुछ और अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर ये भी, ठीक है, समुच्चय तो नहीं बन पाएगा साहब। संग्रह तो है लेकिन समुच्चय नहीं बन पाएगा, ठीक है। सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, ये भी नहीं बन पाएगा, अलग अलग लोग अलग अलग खिलाड़ियों को पसंद करेंगे। गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों का संग्रह, बिल्कुल। यार अब इस जो आपके पास किताब है मान लो कक्षा 11 में,
उसमें जो प्रश्न है वो तो फिक्स है ना कि भाई ये प्रश्न है ये नहीं है, जो है वो तो फिक्स है ना, वो अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग थोड़ी है। जो आपके पास किताब है, ठीक है ना, उसमें जो प्रश्न है अगर आप कोई भी उनका एक संग्रह बनाए, ठीक है, तो चाहे कोई भी बनाए वही प्रश्न आएंगे क्योंकि किताब के ही तो बनाएगा। ठीक है, तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम समुच्चय या सेट कैसे पहचानते हैं, है ना। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो जो पहली बात तो सेट या समुच्चय होता है ना, उसको इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसको लिखने के दो तरीके अभी मुझ पे आएंगे। एक तरीका है कि आप कोमा कोमा लगा दो, जो भी चीज़ें हैं वो लिख दो। ठीक है, अब इन तरीकों के नाम क्या है उस पर भी आएंगे, अभी दिमाग पर ज़्यादा जोर मत लो। पहले मैं समझाना चाहता हूँ एप्साइलन। एप्साइलन देखो एक यूनानी प्रतीक है। इस चैप्टर में या फिर सेट में या समुच्चय में जो ये सिंबल है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा ये बताने के लिए कि कोई एलिमेंट या कोई वस्तु किसी सेट में है या नहीं है, उसको बिलोंग करती है या नहीं बिलोंग करती है। जैसे मान लो सेट ए है कोई, जिसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, एक दो और ये तीन चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगा जो एक है वो तो इसमें है, तो इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ, एक बिलोंग करता है या संबंधित है सेट ए से। अब इसको आप पढ़ो संबंधित है या फिर आप इसको पढ़ो समुच्चय ए में है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो वन बिलोंग्स टू सेट ए मीन्स कि जो एक है वो सेट ए में है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर पाँच है और मैंने एप्सिलॉन का निशान लगाया, मैंने देखा यहाँ तो पाँच है ही नहीं, तो मैं बोलूँगा पाँच नहीं है सेट ए में, यानी इस एप्सिलॉन के निशान को काट दिया ऐसे। तो इसको हम पढ़ेंगे, पाँच समुच्चय ए में नहीं है, पाँच समुच्चय ए में नहीं है। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं यहाँ छः लिखूँ तो बताओ क्या छः यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, तो इसको ऐसे काट दोगे। अच्छा अगर मैं तीन लिखूँ तो बताओ क्या तीन ए के अंदर है, हाँ, तो इसको ऐसे लिखोगे तीन ए के अंदर है। क्या दो ए के अंदर है, हाँ, दो ए के अंदर है। क्या आठ ए में है, नहीं है। तो मतलब अब इस सिंबल को जब भी आप इस चैप्टर में देखोगे समझ में आ जाएगा ना कि इसका क्या मतलब है। तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक, चलो अब बात करते हैं कि भाई किसी समुच्चय को निरूपित करने के कितनी विधियां हैं। दो विधियां जो हमें पढ़नी है वो है, पहला रोस्टर जिसे हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। क्या अंतर होता है दोनों में समझो। देखो पहले बात करते हैं इस पहले की, यानी रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम सारणीबद्ध फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। रोस्टर या सारणीबद्ध एक दूसरे से मतलब पर्यायवाची हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ठीक, तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि उस समुच्चय में, उस सेट में जो भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, उनको ऐसे ब्रैकेट में बंद करो और कोमा कोमा लगा के लिख दो, कोमा कोमा लगा के लिख दो। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, रिपीट कर भी दोगे तो उनको एक ही माना जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पाँच दो बार भी लिख दूँ, ठीक है, तो वो एक ही एलिमेंट गिना जाएगा। आगे बात समझ में। तो जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ यू, तो मतलब जब ऐसे कोमा कोमा लगा के हम लिखते हैं या एक सारणी जैसा बना देते हैं या रोस्टर फॉर्म जिसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, तो ये एक तरीका है लिखने का, ठीक, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो ये समझ में आया। दूसरा तरीका देखो, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे जो मैंने लिखा है यही चीज़ें हैं। दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हो, कहानी की तरह लिखते हो, डायरेक्ट नहीं बताओगे क्या क्या आ रहा है, कहानी लिख रहे हो सब। कहानी जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि भाई ए के अंदर क्या आएगा, ए के अंदर वो सारी चीज़ें एक्स जिनको हम बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें एक्स आ सकती हैं, जहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए 5 से छोटा या बराबर, और एक्स होना चाहिए एक प्राकृत संख्या। मतलब आपने घुमा फिरा के यही बात बोली है, आपने घुमा फिरा के यहाँ पे क्या बोला है कि भाई यहाँ पे एक्स आ सकता है जहाँ पर एक्स क्या हो, 5 से छोटा या बराबर हो, और एक्स एक नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो। तो आप कह तो यही रहे हो 1 2 3 4 5 ही तो आएगा। मतलब एक्स की वो सभी वैल्यू जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। जैसे मैंने एक्स की जगह एक लिखना चाहा तो क्या एक 5 से छोटा है या बराबर है, हाँ छोटा है। क्या एक प्राकृत संख्या होता है, हाँ, तो मैं एक लिख दूंगा। अच्छा मैंने चेक किया दो, क्या दो 5 से छोटा या बराबर है, हाँ। क्या दो प्राकृत संख्या है, हाँ, तो दो भी लिख दिया। मतलब कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये वही चीज़ है 1 2 3 4 5, है ना। अब जैसे मैं 6 लिखने जाऊंगा तो ये वाली कंडीशन गलत होगी, 6 इसमें नहीं आएगा। मतलब ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, चीज़ें सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो जब आप ऐसे कोमा कोमा लगा के लिख दे रहे हो डायरेक्ट कि क्या क्या आएगा, तो इसको बोला जा रहा है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, यानी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और जब ऐसे आप एक कहानी यानी उलझा दे दो थोड़ा सा, तो इसको बोला जा रहा है समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको पढ़ के आप
निर्माण कर पाओगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक आएगा कि नहीं, दो आएगा कि नहीं, तीन आएगा कि नहीं, इस तरह से समझना है। इसको कहानी को पढ़ के आप एक निर्माण कर सकते हो सेट का, ऐसे याद रख लो, इसीलिए इसको सेट समुच्चय निर्माण बोला जाता है। अब जैसे आपने यहाँ पे ए ई आई ओ डायरेक्ट लिख दिया था, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको ये डायरेक्ट ना बता के कहानी बताऊं कि भैया यहाँ पे आपको वो सभी एक्स लिखने हैं जहाँ पे एक्स अंग्रेजी का एक स्वर है हो। अब ये मत बोलना कि एक्स तो स्वर नहीं होता है, अरे हाँ एक्स नहीं होता है, यहाँ पे एक्स नहीं लिखने को बोल रहा मैं। कहने का क्या मतलब है कि एक्स का मान क्या हो सकता है, एक्स का मान ए हो सकता है, एक्स का मान ई हो सकता है, एक्स का मान आई हो सकता है, एक्स का मान ओ हो सकता है, एक्स का मान यू हो सकता है। कोई भी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने एक्स को ही स्वर बोल दिया, अरे नहीं, स्वर और व्यंजन तो समझते हो ना, ए ई आई ओ यू ये सभी क्या है, स्वर हैं, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पर देखो जो उदाहरण एक है इसमें क्या कह रहा है कि जो समीकरण दी गई है ना, इसके हल समुच्चय का रोस्टर रूप लिखना है। हल समुच्चय मतलब समुच्चय में इस समीकरण के हल आएंगे साहब। तो पहले तो आपको ये समीकरण हल करनी आनी चाहिए, ठीक है। हल करना तो आता होगा ना, गुणा करके 2 गुणा में 1 2 आना चाहिए, और यहाँ घटा है तो घटा के क्या बीच में 1, घटा के 1 बचना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर है, 2 और 1, ठीक है। 2 में से 1 घटाओगे 2, 1 बचेगा, और 2 गुणा 1 करोगे 2 हो जाएगा। खैर ये सब आपको सॉल्व करना आता होगा, है ना। तो इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। इनको सॉल्व करोगे तो आपको x के 2 मान मिलेंगे, या तो -2 होगा या तो 1 होगा। और अगर इसको हल करना नहीं आता है तो लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि कैसे हल करते हैं द्विघात समीकरण को, आप देख लेना, आपको आ जाएगा। तो जब हमने इसको हल किया तो ये 2 चीज़ें मिली। अब हमें इनका रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब कोमल आगे लिख दो यार। ये हल एक क्या है, -2 है, -2 लिख दिया, कोमा के बाद अगला क्या है 1 लिख दिया, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भाई एक समुच्चय दिया गया है जो कि यहाँ पर है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो समुच्चय क्या है, समुच्चय के अंदर वो सभी एक्स आएंगे। देखो ऐसे लिखने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्स क्या है पहले वो डिसाइड करोगे, और यहाँ पे दिया होता है कंडीशन जिसके हिसाब से डिसाइड कर पाओगे। तो जो भी एक्स इस कंडीशन को डिसाइड करेंगे वो सभी एक्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। कहने का ये मतलब, मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। एक्स क्या है, सच दैट एक्स है एक धनात्मक पूर्णांक और एक्स का स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इस एक्स की जगह अगर 1 लिखूं तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या एक, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक सोचो अपने दिमाग में। क्या एक धन पूर्णांक है, हाँ। क्या 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, हाँ। तो मतलब मैं यहाँ पे 1 लिख पाऊंगा। समझ रहे हो ना, इस तरह से कहानी चलती है। अब कुछ जितने भी है, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एक बार लिखा तो 1 ही लिखोगे, नहीं। जितने भी एक्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सब लिखे जाएंगे। जैसे अब कोई और धनात्मक पूर्णांक सोचो 2, तो क्या 2 एक धन पूर्णांक है, हाँ। क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्या 4 40 से छोटा है, यानी 2 का स्क्वायर, हाँ। तो मतलब यहाँ पे आप 2 भी लिख दोगे, है ना। इसी तरह से अगर 3 सोचो, क्या 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, हाँ। क्या 3 का वर्ग कितना होता है 9, क्या 3 का वर्ग यानी कि 9 40 से छोटा है, हाँ। तो यहाँ पे आप 3 भी लिख दोगे, कोमा लगाते रहोगे, फिर 4 लिख दो। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 6 से आगे नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 7 पे जाओगे तो 7 एक धन पूर्णांक है, हाँ। लेकिन क्या 7 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, नहीं। तो यहाँ पे और लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, धन पूर्णांक भी होना चाहिए, 40 से छोटा भी होना चाहिए उसका स्क्वायर। तो अगर मैं 7 लिखूंगा तो 7 का स्क्वायर 40 से छोटा नहीं होता, तो इतना ही आएगा। तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया, प्रश्न संख्या 3 यानी उदाहरण संख्या 3 पे। उदाहरण 3 में क्या कह रहा है कि एक सेट ए है, इसका समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है साहब। तो देखो समुच्चय निर्माण के रूप में बहुत आसान है लिखना। जो भी ए है लिखो, बराबर लिखो, यहाँ पे लिख दो एक्स, ठीक है। सच दैट, अब सोचो कि एक्स क्या क्या हो सकता है, इतना तो पहले लिख लो, है ना। अब सोचो एक्स क्या क्या हो सकता है, कैसे पता लगेगा। देखो एक्स ये हो सकता है, एक्स 1 हो सकता है, एक्स 4 हो सकता है, एक्स 9 हो सकता है, एक्स 16 हो सकता है, एक्स 25 हो सकता है, और यहाँ पर डैश 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 लगा हुआ है साहब, मतलब इसी पैटर्न में ही आगे बढ़ रहा है। तो अब ढूंढो कि यहाँ पे पैटर्न क्या है, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर कि क्या पैटर्न चल रहा है। बिल्कुल देखो, ये 1 का वर्ग 1 लिखा हुआ है, जो 4 है ना ये 2 का वर्ग लिखा हुआ है, जो 9 है ना वो 3 का वर्ग लिखा हुआ है, जो 16 है ना मतलब वो 4 का वर्ग है। ध्यान से देखो, 25 5 का वर्ग है यानी कि आगे 6 का वर्ग आएगा यानी 36, फिर 7 का वर्ग आएगा यानी 49, ऐसे चलता जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई जो ये एक्स है ना, ये वर्ग है किसी नंबर का, एन का,
और n क्या क्या है, n यहाँ पर क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डैश डैश डैश, इस तरह से भी लिख सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो कि भाई n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, यानी नेचुरल नंबर है कोई। ध्यान से देखो ना, अब भाई n की ये वैल्यूज हैं, जैसे पहली वैल्यू 1 उठा लो, n की जगह 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1, तो 1 लिख दिया क्योंकि हमें x लिखना है। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू 2 उठा लो, तो जहाँ जहाँ n है यहाँ 2 रख दो यार, 2 का स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 4, तो देखो 4 मिला ना। n की वैल्यू यहाँ से 3 उठा लो साहब, n की जगह 3 लिखोगे 9 मिल जाएगा, x की जगह पे क्या मिल गया, x की जगह पे 9 मिल गया, क्या मिल रहा है, हाँ। कभी खत्म हो रहा है कि नहीं, डैश डैश डैश, तो आप भी डैश 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 लगाओ ना। क्लियर होगी बात। मैंने फिर से बोला कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, x सच दैट x बराबर n का वर्ग, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो लिखेंगे। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। अगला अगला क्या है कि भाई एक समुच्चय दिया गया है, इसका फिर से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में, ठीक है। अब इसका समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे भैया, बहुत आसान है। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे x सच दैट, ध्यान से देखना, मैंने कहा इतना तो लिखना ही है, फिर सोचना है कि x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, x हो सकता है 1/2, या फिर 2/3, या फिर 3/4, या फिर 4/5। सब में खास बात दिख रही है क्या, कोई पैटर्न नजर आ रहा है, हाँ। ऊपर तो भैया 1 2 3 4 5 6, 6 तक के नेचुरल नंबर हैं, और नीचे क्या है, नीचे है जो ऊपर है उससे एक ज़्यादा, यानी कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे 1 से 1 ज़्यादा 2 होता है, यानी कि 1 में 1 जोड़ दो 2 मिल जाएगा। ऊपर अगर 2 है तो ऊपर वाले 2 में 1 जोड़ दो, नीचे 1 ज़्यादा 3 मिल जाएगा। ऊपर अगर 3 है तो नीचे 4 का मतलब है 3 + 1 जोड़ दो, मतलब ऊपर जो भी है नीचे उससे 1 ज़्यादा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ऊपर n होगा तो नीचे n से 1 ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल है ना, ऊपर जो भी है नीचे उससे 1 ज़्यादा है। अब इसको आपको जनरल भाषा में लिखना है, ताकि अलग अलग सारे ना लिखने पड़े, एक बार में ही लिखना है। तो एक बार में तो ऐसे ही लिखा सकता है कि ऊपर जो भी है, ऊपर जो भी है नीचे उससे 1 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या है जो n की वैल्यू हो सकती है, तो n की वैल्यू हो सकती है जनाब 1 2 3 4 5 6, या फिर आप इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो जिसमें आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि भाई जो n है, जो n है वो बड़ा या बराबर है 1 से, छोटा या बराबर है 6 से, और n एक प्राकृत संख्या है। अब देख लो चाहे, ठीक है। एन की क्या क्या भाई, एन किसको बोल रहे हो, ऊपर वाले को, तो 7 पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जो 7 है वो एन नहीं, n+1 है। मैंने तो यहाँ n+1 नहीं लिखा ना भाई, नीचे n+1 है, तो अगर आप 2 से 7 लिखोगे तो n+1 मत, वो सब सही चीज़ नहीं है। हम n ऊपर ली तो लिख रहे हैं, तो ऊपर तो 1 से 6 तक गया है ना। तो जिन बच्चों ने 7 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, अरे यार 7 n+1 की वैल्यू है, तो अगर n 6 होगा तो n+1 7 नहीं हो जाएगा क्या। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे n पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ ना मैं यहाँ से यहाँ तक। और ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं लिख दूंगा भाई n 1 से बड़ा है और 6 से बराबर या छोटा है, मतलब 1 से बड़ा या बराबर है, और ये नहीं लिखूँ मान लो, तो यहाँ पर तो कोई 1.1 भी समझ लेगा, 1.2 भी समझ लेगा, 1.001 भी, बहुत सारी चीज़ें देंगी, फिर तो यार कन्फ्यूज होगे। जबकि वो सब चीज़ें नहीं आ रही ना, तो सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्या ही लेनी है, इसीलिए ये चीज़ लिखनी जरूरी हो जाती है। अगर आपको ये तामझाम में नहीं फंसना है साहब, और ये आपको दिख रहा है सीधा सीधा, तो सीधा लिख दो है ना, ऐसे लिख दो ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अगला जो है, यानी उदाहरण संख्या 5, ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे मिलान कर दो यार, ठीक है। एक तरफ रोस्टर रूप है, दूसरी तरफ, ठीक है, यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप है, मिलान करो। तो यहाँ पे पहले पार्ट में देखो क्या है, PRINCAL, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो बोला गया है कि x सच दैट x प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो देखो P आ रहा है, P लिख दिया, R आ रहा है, R लिख दिया, I आ रहा है, I लिख दिया, उसके बाद N आ रहा है, N लिख दिया, C आ रहा है, C लिख दिया, I फिर से नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर P दोबारा से नहीं लिखा क्योंकि एक बार लिख चुका है, फिर A लिख दिया, फिर L लिख दिया। तो मतलब पहला किससे मैच होगा साहब, D से। पेपर में कैसे करोगे, पहला, ठीक है, जो इसका है, ऐसे नहीं, पहला जो है, ठीक है, वो किससे मैच होगा, डी ऑप्शन से।
दूसरा बताओ, दूसरा किससे मैच होगा? जीरो। तो जीरो कहाँ पे आएगा साहब? जीरो देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो आएगा क्या भाई? x प्लस एक बराबर एक है, तो x का मान कितना हो जाएगा? जीरो। एक उधर जाएगा माइनस में, तो यानी कि क्या, यानी कि यहाँ पर दूसरा सी से मैच होगा। तो यानी दूसरा किससे मैच होगा? सी से। ठीक है, तीसरे की बात करूँ, तीसरे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या है तीसरे में? एक दो तीन, फिर तीन नौ 18। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, ये हो गया x एक धन पूर्णांक है जो 18 का भाजक है। देखो सारे धनात्मक है, पॉजिटिव हैं। एक से 18 को डिवाइड किया सकता है, दो से भी किया सकता है, तीन से भी, छः से भी, नौ से भी, 18 से भी, इन सभी के पाड़े में 18 आता है। तो तीसरे का हो जाएगा ए। तो तीसरे का क्या हो गया जनाब? ए। चौथे का जो बच गया, बी बच गया है ना, तो चौथे का पक्की बात है कि यहाँ पर क्या होगा? बी पार्ट होगा। ठीक है, 3 - 3, एक्स एक धन पूर्णांक है और इसका सॉल्यूशन है। हाँ, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, -3 रखोगे -3 का स्क्वायर भी 9 - 9 0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ रहता है, सारा बेसिक नहीं बताया मैंने। याद रखना कि प्रश्नावली 1.1 को करने के लिए जितनी आपको जरूरत थी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो अगली वीडियो में पहले प्रश्नावली 1.1 कर लेंगे, उसके बाद हम आगे कहानी बाद में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।